बात करने वाले आईपीएस या कह सकते हो आईएएस ऑफिसर कैसे बने, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। अभी आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज बढ़ सकती है, या कह सकते हो वो मिस्टेक नहीं करोगे जो मिस्टेक आगे करनी चाहिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी आप वो सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसको देखो, यूपीएससी कह सकते हो यूपीएससी एग्जाम इसको कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना। यूनियन पब्लिक सेक्टर कमीशन करवाती है, ठीक है ना। तो ये सर्विस जो होती है इसका अंडर में 24 आती है। जो पहले हाईएस्ट जो रैंक वाली जो पोस्टेड होती है जो होती है आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें डिफरेंस बात करने वाले हैं कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर में। देखो, आईएएस ऑफिसर वो होती है जो एक मतलब कह सकते हो केबिन में बैठ के वर्क करते हैं। केबिन करने का मतलब कि ऑफिस में बैठ के ही काम करते हैं। पर आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो फील्ड वर्क करते हैं। तो आईएएस की अगर बात करें तो देखो इसमें ये डिफरेंट होती है कि जब आप एग्जाम यूपीएससी देते हो, जब क्लियर सारी चीज कर लेते हो, उसके बाद आपको पास आती है कि आप आईएएस चूज करते हो या आईपीएस चूज करते हो उसमें। तो वो आपको प्रेफरेंस के ऊपर जाती है। पावर किसके पास रहती है? ऑब्वियसली बात है कि आईएएस के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। आईपीएस के ऊपर थोड़ा कम रहती है क्योंकि वो फील्ड वर्क रहती है, वो काम है, तो ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इनकी तो बातें हो गई वर्क के बारे में, कैसे क्या होती है, फील्ड वर्क होती है। तो आईपीएस के बारे में पूरे डिटेल आप जानते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो होती है आईएएस से एक थोड़ा सा टेस्ट आगे थोड़ा चल जाते हैं। क्या जो होती है वो मेडिकल टेस्ट होती है। मेडिकल टेस्ट आपको देना पड़ता है, जो कि आईएएस ऑफिसर में आपको कह सकते हो कि नहीं उतना देना पड़ता है, पर उसमें हाइट वेट के उतना मैटर नहीं करती है। पर आईपीएस में आपको हाइट की मैटर करती है, क्योंकि उसमें आप एक फील्ड वर्क में जा रहे हो तो थोड़ा हाइट आपको देना जरूरी हो जाती है। अब हम वहीं पे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। जैसे कि आप बीए किए हुए, बीबीए किए हुए, बीकेएम किए हुए, बीसीए किए हुए, मेडिकल किए हुए, या आप इंजीनियरिंग किए हुए, अदर कोई ग्रेजुएशन आप रिकग्नाइजेशन बोर्ड से किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन यही होती है इनकी, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे कि एज अपना चेक करोगे। एज कितने होने चाहिए? 21 साल से लेकर 32 साल तक आप जनरल में हो। ओबीसी में हो तो 21 साल से 35 साल में हो तो जा सकते हो। एससी में तो 21 साल से लेकर 37 साल तक हो तो जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे कि यूपीएससी एग्जाम के फॉर्म जब भी निकले उस समय आप देने की कोशिश करना, ठीक है ना। जब यूपीएससी एग्जाम दोगे उस समय कटअप जो आएगी वो 700 इतना आपको होना चाहिए। अंडर में ओबीसी हो तो इतना आपको होना चाहिए, और 719 है 700 ऐसे तो एससी में जा सकते हो, ठीक है ना। अब आप कर लेते कि इसके हाइट के बारे में कि रिक्वायरमेंट जब होती है तो आईपीएस की हाइट कितनी मांगी जाती है। तो मेल के लिए 165 होती है, फीमेल के लिए 150 होती है सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए बात तो 160 होती है, ठीक है ना। एसटी एसटी की बात करते तो वहीं पर 145 हो जाती है, ठीक है ना। कहीं कहीं देखा जाता है फीमेल के लिए और मेल के लिए, यहाँ पर देख लेना मेल के लिए और यहाँ पर फीमेल के लिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या चेक की जाती है? मैंने कहा कि वन टेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, यही है हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है ना। यही सारी चीज एक एक्स्ट्रा दी जाती है जो आईएएस में नहीं दी जाती है, ठीक है ना। आईपीएस की बात करें तो चेस्ट के लिए मेल के लिए 84 देखा जाता है, फीमेल के लिए 79 देखा जाता है। आई स्टेकोमीटर मतलब आपका आई कितना विजिबल है, कितना आप दे सकते हो। वीकनेस 6/12 में से आपको 6 होना चाहिए, ठीक है ना। 6/9 आपको डिस्टेंट विजन। नियरर से बात करें तो J2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। टाइम ऑफ जनरल की बात करें कि आप जब तक आप कितना बार एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जनरल हो तो 6 टाइम दे सकते हो, ओबीसी हो तो 9 टाइम दे सकते हो, एससी एसटी हो तो अप टू एज आपके जितना एज है, मतलब आपको 21 साल से लेकर 37 साल तक आप एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बारे में कोई लिमिट नहीं है उसके। एससी और एसटी के लिए सिर्फ ये होती है। जम्मू और कश्मीर के लिए जब वो देखा जाता है कि आपको एज जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब वो देखा जाता है, ठीक है ना। एज जब तक है आप उसमें देख सकते हो। ये पर ईयर जो होती है इसमें स्टूडेंट अपेयर जो होती है 10 लाख से ऊपर होती है अपेयर स्टूडेंट इसमें इस कॉलेज इस एग्जाम को देने के लिए। यूपीएससी एग्जाम के क्वालिफाई सिर्फ 15,000 ही होते हैं। इंटरव्यू तक पहुंचते हैं कितना 2800 तक ही पहुंचते हैं। सिलेक्शन जो होती है 800 के बाद होती है, ठीक है ना। यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 होती है। पहले होती है प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है ना। जो प्रीलिम्स को उसको कंसीडर नहीं किया जाता, आगे सिर्फ आप उसके आगे जा सकते हो। प्रीलिम्स जो होती है 400 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। पेपर जो होती है आप यहाँ पर पहुंच करके देख लो कौन कौन से पेपर होती है। जैसे कि सब्जेक्ट की बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक्स, मेंस, ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मेंस की बात करते हैं 750 की होती है, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है ना। इसमें 9 पेपर होते हैं, आपको 5 से 7 दिन में ये सारी चीजें पेपर आपको दी जाती है।
इंजीनियरिंग में, ठीक है ना? तो कौन-कौन से पेपर है आप यहाँ पर देख लो कितने-कितने मार्क्स के आते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा पॉज़ करके देख लो। उसके बाद 2 पेपर ऐसे होते हैं जो काउंटिंग आपको नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना है आप और 9 में से अगर बात करें तो इसमें नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आपको जो है एक मेंस में जो जनरल स्टडी के लिए आपको एग्ज़ाम दी जाती है उसमें कौन-कौन से एथी होती है, यहाँ पर देख लो एबिलिटी टेस्ट ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होती है जो पेपर 6 और 7 जो होती है आपका मेन जो होती है उसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई मान लो कि इंजीनियरिंग किए हुए हो, तो आप इंजीनियरिंग के कोई से भी ब्रांच में हो, उसका एक सब्जेक्ट का पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि मैं इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखूँ, मैं अपना फेवरेट रखूँ वहाँ पर, ठीक है ना? चाहे आप एग्रीकल्चर से क्यों होते एग्रीकल्चर से, मेडिकल में रखे हो तो मेडिकल से रख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाते हो, उसमें से मैंने यहाँ पर थोड़ा-मोड़ा लिख दिया हूँ, आप पॉज़ करके देख सकते हो कि कौन-कौन से आते हैं। उसका इंटरव्यू आती है, उसके बाद आपको फाइनल स्टेज की जाती है, उसके बाद आप चल जाते हो लवास में चल जाते हो, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दी जाती है। सैलरी की बात करते हैं, एसपी अगर बात करें तो यहाँ पर 80K तक मिल जाती है, एसएसपी की बात करें तो 1 लाख से लेके 81 लाख तक चली जाती है, डीआईजी की बात करें तो 1 लाख से लेकर 44 लाख हज़ार तक चली जाती है पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना कि 1,44,000 तक चली जाती है। अगर डीजेपी की बात करें तो 1,80,000 तक चली जाती है। ये डिपेंड करती है, अब आप कहोगे कि भैया इसमें बहुत गलत भी हो जाती है कभी-कभी। नहीं यार देखो सैलरी जो होती है प्रोटेक्ट नहीं की जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करती है। दूसरी क्या बात ये होती है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, नए-नए जा रहे हो तो 1 लाख तक मिलने के चांसेस रहती है। पर वहीं आप एक्सपीरियंस वाले हो जाते हो थोड़ा-सा ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना। तो बताओ आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो भी आते रहे। चलो फिर मिलते हैं बाय-बाय।